एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं लक्ष्मीकांत की भी सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि हम लाइन वाइज लाइन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और इसमें भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्पेक्ट्रम को लाइन वाइज लाइन पढ़ूंगा और सी सेट का ऑलरेडी मैं बैच कंप्लीट ही कर दिया है। लगभग 5-6 लेक्चर और रह रहे हैं, वो कंप्लीट ही हो गया है। इकोनॉमिक्स भी चल रही है। तो आप अपना फुल सिलेबस रिवीजन और प्लस जिसने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है वो भी मेरे साथ पढ़ के एक तरीके से अच्छे से इस बुक को समझ सकता है और फिर खुद से अगर पढ़े तो और भी अच्छा रहेगा। और नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो सीधा लाइन बाइज लाइन इसमें चीज़ों को बताऊंगा ही, तो वो आप पर डिपेंड करता है। बट यस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है रिवीजन पर्सपेक्टिव से भी। या आपने बिल्कुल ये बुक नहीं पढ़ी है और तब आप इनको देख रहे हैं तो तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जितनी भी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसमें आपको हर एक चीज़ एकदम बेसिक से मिलेगी, जो कि दोनों के लिए कारगर है, चाहे वो रिवीजन कर रहा है या स्टार्टिंग से उस बुक को पढ़ा है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि वो सोर्सेज के बारे में बताते हैं, उनको भी पढ़ेंगे लेकिन रटिफिकेशन टाइप से हैं, बाद में पढ़ लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 से कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, की मतलब जब यूरोपियंस भारत के अंदर आए थे उस समय की चीज़ें। ठीक, देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो जनरली कंसीडर करा जाता है ये जो मिडिवल पीरियड है उस समय लगभग 15 सेंचुरी वगैरह जो चल रही थी, या वैसे तो मान लेते हैं कुछ 12 सेंचुरी से ही हम या 11th सेंचुरी से ही। ठीक, मुग़ल वगैरह आ गए थे, फिर बाद में स्टार्टिंग में वो सल्तनत पीरियड चला, सल्तनत के बाद मुग़ल आ गए, मुग़ल के अंदर ही आपको ये यूरोपियंस आते हुए देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स रहे हों, डच रहे हों, पोर्तुगीज़ रहे हों, फ्रेंच रहे हों, सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आगमन आपको देखने को मिलता है पोर्तुगीज़ का भारत में। ओके, तो इन्होंने भारत की डिस्कवरी नहीं करी थी, बोलते हैं ना डिस्कवरी, तो डिस्कवरी इन द सेंस भारत पहले भी था, बस इन्होंने सी रूट से डिस्कवर करा था उसको, कि भारत का जो एक सी रूट है, यानी कि सी रूट से भी भारत में जाया जा सकता है, तो वो एक रास्ता इन्होंने करा था। और जैसे ही रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रही थी 7th सेंचुरी में, तो जो अरब थे वो उन्होंने अपना एक डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर दिया था इजिप्ट के अंदर में और पर्शिया के अंदर में। पर्शिया यानी कि आज का जो ईरान है, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे यूरोपियंस एंड इंडिया, मतलब अगर आप देखें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द यूरोपियंस एंड इंडियन डिक्लाइन एंड विद दैट द इजी एक्सेसिबिलिटी और टू द इंडियन कमोडिटीज़ लाइक स्पेसिस वगैरह। मतलब अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर आपको ईज़िली एक्सेसिबिलिटी किस चीज़ की मिल जाएगी, स्पाइसेस की, काल्सियो, सिल्क, और इसके अलावा जो काफ़ी सारे जो स्टोन्स वगैरह हैं जो कि काफ़ी प्रीशियस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती थी। ठीक, तो यूरोपियंस और इंडिया के बीच में मतलब अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम पे इन सारी चीज़ों का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और 1453 में क्या होता है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो क्या होता है कि ओटोमन टर्क्स के अंडर में चली जाती है, और मतलब जो कि इसके डिसेंडेंट बनते हैं, और जो मर्केंडाइज होते हैं इंडिया से वो यूरोपियन मार्केट में जाते हैं अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज के थ्रू। ठीक, तो ये जो रेड सी है ये एक ट्रेड रूट था। मतलब बेसिकली ये जो रेड सी आपको देखने को मिल जाती है वही एक ट्रेड रूट था, जो कि एक स्टेट मोनोपोली थी, जहाँ से इस्लामिक रूलर्स काफ़ी ज़्यादा अपने रेवेन्यू को अर्न करते थे। उनका एक वन ऑफ द सोर्स था ये रेवेन्यू का। और जो लैंड रूट था वो कंट्रोल करा जाता, वो भी कंट्रोल करा जा रहा था किसके द्वारा, अरब्स के द्वारा। तो यानी कि अरब्स का आपको लैंड रूट पे और सी रूट पे आपको इनका कंट्रोल देखने को मिल रहा था, और ये काफ़ी ठीक ठाक रेवेन्यू अपना कमा रहे थे। ठीक, अब यूरोपियंस ने क्या करा, यूरोपियंस को एक अचानक से एक डायरेक्टली सी रूट मिल जाता है, कहाँ का, भारत का। ठीक, डायरेक्टली, वरना ये कहाँ से होके आ रहे थे, ये अरब कंट्रीज़ वगैरह से होके आ रहे थे और इनको वहाँ पे काफ़ी पैसा उसा भी देना पड़ रहा था। तो जब किसी भी चीज़ का दूसरा ऑल्टरनेटिव मिल जाता है तो एक की महत्वता कम हो जाती है, तो सेम यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, और फिर उन्होंने क्या करा, जो यूरोपियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एक आर्ट शिप बिल्डिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से करने लगे, नेविगेशन भी उनका ठीक ठाक हो गया, यानी कि एक मतलब एक बेहतर वे में उन्होंने चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक, और फिर वो अपने मतलब जस्ट लाइक इधर उधर घूमने के जो ये एक उनकी हैबिट मान लो, हॉबी मान लो, जो भी है, उनकी वजह से उन्होंने अलग अलग कॉर्नर पे गए, उन्होंने हर एक चीज़ देखी, हर एक रास्ता वगैरह। तो वैसे ही वो मतलब भारत आने का सोचा तो नहीं था, लेकिन वो पहुंच गए भारत। ठीक, और भारत का सी रूट डिस्कवर हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप देखें, जो ये काफ़ी रीजन्स हैं यूरोप के वो प्रोग्रेसिव हैं, किसमें
वो रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनका लैंड जो था वो एक्सपेंशन हो रहा था, कल्टीवेशन वगैरह बढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव प्लगिंग और साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट वगैरह कर रहे थे, क्रॉप रोटेशन कर रहे थे, सप्लाई जो थी उनकी मीट की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी, यानी मतलब ठीक ठाक तरीके से अच्छी चीज़ें उनकी चल रही थी जो एक मार्केट कंडीशन में चाहिए होती हैं। ठीक, तो एक वेनिस एंड जेनेवा जो कि एक अर्लियर प्रपोज्ड थ्रू ट्रेड इन ओरिएंटल गुड्स वर टू स्मॉल टू टेक ऑन द माइटी ऑटोमन एम्पायर और टू टेक अप अ मेजर एक्सप्लोरेशन ऑन देयर ओन, यानी कि इन दोनों ने एक अलग एक्सप्लोरेशन पे ये चले बेसिकली। ठीक है, कि हाँ चलो कुछ एक्सप्लोर वगैरह करते हैं, तो जो नॉर्थ यूरोपियंस थे वो भी रेडी हो गए इनको ऐड करने के लिए, पुर्तगाल एंड स्पेन को मनी एंड मैन से। इवन जो ये जेन्यूस थे वो भी रेडी हो गए प्रोवाइड करने के लिए शिप एंड टेक्निकल नॉलेज को। और ये भी नोट करा गया कि जो पुर्तगाल थे उन्होंने एज्यूम करा लीडरशिप क्रिस्टेंटोम्स क्रिस्टेंटोम्स में। ठीक, Christendom resistant to Islam even as it had taken on itself the spirit of exploration had characterized the Genoese। हिस्टोरियंस ने ऑब्जर्व करा कि ये जो आइडिया है कि ओशन रूट को फाइंड करने का भारत में, ये एक ऑब्सेशन हो गया था प्रिंस हेनरी के लिए जो कि पुर्तगाल के थे, जिनको निकनेम क्या था, नेविगेटर। ठीक, तो मतलब बेसिकली इनको ये था कि हाँ हमें सी रूट वगैरह ये ढूंढना है या ओशन रूट जो हमें ढूंढना है, तो इसकी वजह से इनको निकनेम भी मिल गया था। ठीक, और मैक्सिमम जो डोमिनेशन थी वो मुस्लिम्स की आपको देखने को मिल जा रही थी, तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। ठीक, तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न था इनका। एक पोप निकोलस फिफ्थ करके थे, उन्होंने क्या करा, प्रिंस हैरी को एक बुल दिया 1454 में। ठीक, और ये एक तरीके से कन्फरिंग हिम टू राइट टू नेविगेट द सी टू द डिस्टेंट सोर्स ऑफ द ओरिएंट, मोर स्पेसिफिकली एज फार एज इंडिया, इन एन अटेम्प्ट टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड द क्रिश्चियन फेथ। अवर प्रिंस हेनरी डाइड बिफोर हिज ड्रीम कुड बिकम अ रियलिटी, यानी कि वही जो इनका एक ड्रीम था, मतलब कि एक तरीके से जो सी रूट वाला, उसको ये डिस्कवर करने से पहले ही इनकी हालांकि डेथ हो गई थी। ये चाहते थे, और इस्लामिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में ये काफ़ी सारे इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि इस्लामिक इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने को मिल जा रहा था सी रूट पे भी और लैंड रूट पे भी। तो इनका एक मकसद ही यही था, लेकिन ये अपना मकसद मतलब एक तरीके से नहीं हासिल कर पाए और उससे पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। तो 1497 में एक ट्रीटी ऑफ टोरडेलिस होती है 1494 में, जो कि है, तो जो रूलर है पुर्तगाल एंड स्पेन के डिवाइड करते हैं नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक इमेजिनरी लाइन से। ठीक, लगभग 1300 माइल जो कि वेस्ट में है कैप वर्डी आइलैंड के। इस ट्रीटी के अंदर में क्या होता है कि जो पुर्तगाल हैं वो क्लेम करते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं जितनी भी सारी चीज़ है इस लाइन के ईस्ट की, और जितने भी जो स्पेन है वो क्लेम करते हैं जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस लाइन के वेस्ट में। और ये जो सिचुएशन है ये पुर्तगीज़ को मतलब बेसिकली मतलब ये यही चीज़ यहीं से ही पुर्तगीज़ को भारत की तरफ आने पर अग्रसर, यानी कि एक स्पार्किंग चीज़ मिल जाती है, क्योंकि एक कारण मिल जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब इधर इनके अंडर में आ गई हैं पुर्तगाल के ईस्ट वाली, और स्पेन के अंडर में वेस्ट आ गया, तो वो अब इधर थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करेंगे ही। तो अब 1487 में ये जो पुर्तगीज नेविगेटर थे बैर्थोलोम्यू दियास, उन्होंने क्या करा, राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका, और वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चल दिए, यानी कि केप ऑफ गुड होप के चारों तरफ घूम के, मतलब जस्ट लाइक जैसे ये अफ्रीका है तो यहाँ से घूमते हुए ये ईस्ट की तरफ चल दिए। ओके, और इन्होंने कन्विंस भी करा अपने जितने भी और भी लोग थे कि सी रूट टू इंडिया हम फाइंड करते हैं ये सब करके। लेकिन 10 साल बाद पता चलता है कि जो एक्सपेडिशन था पुर्तगीज शिप का, वो शिप सेट आउट फॉर इंडिया इन 1497 और वो भारत में पहुंचता है स्लाइटली लेस देन 11 मंथ टाइम, यानी कि मई 1988 में, यानी कि 1498 में ये जो लगभग 11 महीने से कम के टाइम में ये जो एक्सपेडिशन है इनका वो भारत पहुंच जाता है। फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग
वास्को डी गामा, मतलब बेसिकली ये आए तो ट्रेड करने के लिए थे, लेकिन बाद में ये रूल ही चालू हो गया इनका। तो जो अराइवल होता है 3 शिप्स का वास्को डी गामा के अंडर में, जो कि लेड करा जाता है गुजराती पायलट जिनका नाम था अब्दुल माजिद। कैलिकट पहुंचते हैं मेन 1498 में, और ये बेसिकली अगर आप देखते हैं तो यहीं से ही इंडियन हिस्ट्री पूरी तरीके से अफेक्ट होने लगती है। और जो हिंदू रूलर थे कालिकत के उस समय पे वो थे जैमोरिन समूथिरी के नाम से भी बोलते हैं। ओके। और ऐसा सच अगर देखा जाए तो जो प्रोस्पेरिटी थी इस किंगडम की वो इस कैलिकत की पोजीशन की वजह से थी, क्योंकि कैलिकत एकदम ऐसा समझ लो कि वो पोर्ट के किनारे ही था, तो जो कोई भी आता वो यहीं पे ही रुकता। तो वास्को डी गामा का भी वेलकम करा गया, एक फ्रेंडली रिसेप्शन करा गया। ठीक। और जो अरब ट्रेडर्स थे जो कि गुड बिजनेस करते थे मालाबार कोस्ट पे, उन्होंने भी उसको देखा। मतलब ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में तो कोई इस नज़रिए से नहीं देखेगा कि अरे भाई ये क्या करना है क्या नहीं, रूल करना है ये सब। स्टार्टिंग में अगर आपके घर भी कोई आता है तो उसका तो आप वेलकम ही करते हैं ना, वो बाद में इंटेंशंस लोगों की पता चलते हैं कि क्या इंटेंशन है क्या नहीं है। ठीक। तो सेम वैसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो लगभग ये जो काफ़ी सदियों तक तो जो ट्रेडिंग सिस्टम था इंडियन ओशियन में वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करा, चाहे वो इंडियंस हो खुद ही या अरब्स हो अफ्रीकन हो, ईस्ट कोस्ट से चाइनीज़ हो जापानीज़ हो या इनके अलावा कोई भी हो। ठीक। एक काफ़ी बड़े लेवल पे आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह देखने को मिलता है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया। और जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने भी हालांकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, हालांकि स्टार्टिंग में उनका ये एक एम नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि लालच एक बुरी बला है। तो लालच को देख के हर एक कोई पैसा कमाना चाहता है, जब उसको दिख जाता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक। जो वास्को डी गामा थे वो 3 महीने रुके कम से कम भारत के अंदर में। और और जिस टाइम पे वो रिटर्न हुए पुर्तगाल में, इन्होंने अपने साथ वो एक जो इनका कार्गो था मतलब काफ़ी ठीक ठाक, इन्होंने मतलब सोल्ड कर दिया मर्केंडाइज मार्केट, सोल्ड द मर्केंडाइज इन द यूरोपियन मार्केट, यानी कि ये जो सामान वापस लेके आए थे वहाँ से तो इन्होंने अपने यूरोपियन मार्केट में वो चीज़ बेच दी, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब जब इनको लगा कि यार अभी मैं इतना सा लेके आया हूँ थोड़ा सा सामान और मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, अगर मैं ज़्यादा सामान ले आता तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होता, तो वही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ से एक डायरेक्ट इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाती है, एक प्रॉपर ट्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगी, क्योंकि वास्को डी गामा को जब प्रॉफिट हुआ तो उसके दिमाग में और आ गया ना कि अभी तो मैंने थोड़ी सी चीज़ बिकी तो इतना प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा बिकूंगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक। और मतलब जो ये मिडिल मैन है उनको भी हटाने की कोई भी कोशिश करेगा कि अब तो मैं डायरेक्ट ही ये प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो बीच में मैं ये क्यों प्रॉफिट दूँ। ठीक। तो एक वॉयस था जिसका जो कि अंडरटेक करा गया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा, जो कि ट्रेड करता था स्पाइसेस के लिए। इसने नेगोशिएट करा और इस्टेब्लिश करी एक फैक्ट्री कहाँ पे, कैलिकत में, जहाँ पे ये पहुँचा था सितंबर 1500 के अंदर में। और एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक इंसिडेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट का, पोर्तुगीज़ की जो फैक्ट्री थी कैलिकत में जो कि अटैक कर दी जाती है लोकल्स के द्वारा, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है काफ़ी सारे पोर्तुगीज़ की। और इसके रिटेलिएशन में जो कैब्रल हैं वो सीज कर देते हैं काफ़ी सारे अरब के मर्चेंट शिप्स को जो कि उस हार्बर में मौजूद थे, और वो काफ़ी सारे लोगों को भी मार देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जला देते हैं। ठीक है। और जो कैलिकट था वो बॉम्बार्ड कर दिया जाता है फिर कैब्रल के द्वारा, और बाद में ये जो कैब्रल थे वो सक्सीड करते हैं एक एडवांटेजियस ट्रीटी के साथ, यानी कि ट्रीटी करते हैं लोकल रूलर्स जो थे कोचिन के और कैन्नूर के उन लोगों के साथ। वास्को डी गामा फिर दोबारा से भारत के अंदर आता है जो कि 1501 में, और ये जो जैमोरिन था वो डिक्लाइन कर देता है एक्सक्लूड करने को अरब मर्चेंट्स को इन फेवर ऑफ पोर्तुगीज। ठीक। तो जो ये वास्को डी गामा है वो कंबाइन करते हैं कॉमर्शियल ग्रिड को फरोशियस हॉस्टाइलिटी के, मतलब बेसिकली जैमोरिन ने मना कर दिया था कि हम आपके लिए इनको हटाएंगे नहीं अरब मर्चेंट्स को, लेकिन वास्को डी गामा तो चाहता था ना ये हट जाएंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा तगड़े से हो जाएगा। तो उसने अपने अलग अलग हथकंडे अपनाए कि अरे कैसे न कैसे करके ये तो उनको लेना ही है। ठीक। तो वास्को डी गामा ने एक जैसे तैसे करके फैक्ट्री सेटअप कर दी, कहाँ, कैन्नूर के अंदर में। और ग्रेजुअली धीरे धीरे कैलिकत और कैन्नूर और कोचिन जो थे वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर हो गए थे पुर्तगीज़ के लिए।
और अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्रीज एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो उन्होंने पोर्तुगीज़ को परमिशन दे दी कि वो अपने सेंटर्स को फोर्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने बोला कि हाँ हमें अपनी फैक्ट्री को थोड़ा सा क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उनको फोर्टिफिकेशन की भी चीज़ें मिल गई थी, यानी कि किलेबंदी टाइप से जैसे करते हैं, चारों तरफ से दीवारें बना दी इस तरीके से कि हाँ कोई भी चोरी चकारी इस तरीके से कोई भी ना हो पाए। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में ये जो किंग थे पोर्टुगल के, मतलब जो किंग ऑफ पोर्टुगल थे, इन्होंने अपॉइंट करा एक गवर्नर भारत के लिए 3 सालों के लिए, और इसको काफ़ी सारे फोर्सेस भी दी गई प्रोटेक्ट करने के लिए पोर्तुगीज़ के इंटरेस्ट को। फ्रांसिस्को जी जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, ये न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर था, जिसकी पोजीशन भारत में एज अ गवर्नर थी, पोर्तुगीज़ का गवर्नर, ऐसे नहीं कि हमारा गवर्नर, पोर्तुगीज़ का गवर्नर था ये, जिसने डिस्ट्रॉय करा मुस्लिम का ट्रेड, उनके जो भी पोर्ट वगैरह थे उनको सीज करा, एडन, ओरमुज और मलक्का वगैरह को, और इसने एडवाइस करा कि वो फोर्ट्रेस करेगा कहाँ पे, यानी कि अंजादिबा, कोचिन को, और कैन्नौर को, और किलवा को। और जो ये अल्मेडा था, इसने एनकाउंटर करा एक अपोजिशन जैमोरिन से, जो कि मतलब एक थ्रेट था, कहाँ से, इजिप्ट के जो ये मेमलुको सुल्तान थे, इनसे इनको थ्रेट था, तो इन्होंने जैसे तैसे करके उसको एनकाउंटर करा। ठीक। और जो एनकरेज करा गया मर्चेंट्स जो थे वेनिस के, उनके द्वारा भी एक ल्यूक्रेटिव कॉमर्स जो था वो रिस्क पे था। पुर्तगीज़ के इंटरफेरेंस आपको अगर देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक बढ़ने लग गया था। ठीक। और रेड सी वगैरह पे जो अब ये अरब वगैरह का कंट्रोल था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगेगा, क्योंकि पहले तो ये लोग भी अपना बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन जैसे ही पुर्तगीज आने स्टार्ट हुए तो हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी कम तो होने ही लगेगी। ठीक। तो 1507 में क्या होता है कि जो पुर्तगीज स्क्वाड्रन थे वो डिफीट होते हैं एक नेवल फ्लीट में मतलब एक नेवल बैटल में। ठीक। नेवल बैटल में। और मतलब बेसिकली किन के द्वारा ये जो लड़ाई लड़ी जाती है, इजिप्टियन एंड गुजरात नेवीज के द्वारा, और जो अल्मेडा के जो बेटे हैं वो मतलब मर जाते हैं इसमें। नेक्स्ट ईयर जो अल्मेडा जो है वो डिफीट करता है जो ये टोटल जो ये नेवीज थी उसको पूरा क्रश करके। अल्मेडा का जो विज़न था वो ये था कि ये जो पुर्तगीज़ को एक मास्टर बना दिया जाए इंडियन ओशन का, तो इसकी एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेजा सिस्टम, यानी कि एक तरीके से जो कोई भी आएगा समुद्र के अंदर में वो टैक्स देगा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। फिर आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर। तो अल्बुकर जो कि सक्सेड करते हैं अल्मेडा को एज अ पुर्तगीज़ गवर्नर भारत में, और ये रियल फाउंडर माने जाते हैं पुर्तगीज़ पावर के ईस्ट, मतलब इन द ईस्ट। और ये कंप्लीट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी डेथ से पहले, और ये सिक्योर करते हैं पुर्तगाल के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंडियन ओशियन पे। ये इस्टेब्लिश कर देते हैं काफ़ी सारे मतलब बेसिस वगैरह जो कि एंट्रेंस होते हैं भारत के अंदर में सी के थ्रू। और पुर्तगीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं ईस्ट अफ्रीका वगैरह, मतलब ईस्ट अफ्रीका में भी हो जाता है उनका ठीक ठाक, रेड सी में भी हो जाता है, आप अगर देखेंगे तो इनका ठीक ठाक कंट्रोल वगैरह। ठीक। मालाबार में, मलक्का में भी। तो ये जो पुर्तगीज़ थे चूँकि अल्बुकर के अंडर में थे, वो अपना एक स्ट्रेंज होल्ड करते हैं, एक इंट्रोड्यूस करके परमिट सिस्टम को अदर शिप्स के, यानी कि अपना धीरे धीरे कंट्रोल जमाने स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अभी ये परमिट सिस्टम चालू कर दिया था जो कोई भी अदर शिप आएगा। ठीक। और धीरे धीरे कंट्रोल भी होने लगा था इनका शिप बिल्डिंग सेंटर्स में। और जो ये नॉन अवेलेबिलिटी थी टिम्बर की गल्फ एंड रेड सी रीजन में शिप बिल्डिंग के लिए, और उसने भी हेल्प करा पुर्तगीज़ को उनके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में, उनके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में, अगर आप देखेंगे तो। ठीक। और अगर आप इसके अलावा देखते हैं तो जो अल्बुकर्क है उनने एक्वायर करा गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में। और जो जो प्रिंसिपल पोर्ट था सुल्तान ऑफ बीजापुर का, वो फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो कोई इस तरीके से फर्स्ट एक ऐसी टेरिटरी जो कि एकदम बाहर के लोगों के अंडर में गई, तो वो यही था, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर का जो कि एक पोर्ट था जो इन्होंने एक्वायर करा था अल्बुकर्क ने गोवा को ऑक्यूपायर करके। ठीक। आपको पता है कि पोर्तुगीज़ यहाँ से सबसे लास्ट में गए थे, कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी गोवा से पुर्तगीज़ बहुत लास्ट में गए थे, आई थिंक 1960 या 63 के आसपास।
और इंटरेस्टिंग फीचर क्या है इसके रूल का कि एबोलिशन ऑफ सती आपको देखने को मिल जाती है इस समय पे भी, ठीक। और जो पुर्तगीज मैन थे वो एक मतलब बेसिकली अब थोड़ा सा हल्की सी तबीयत खराब से चल रही है, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं। जो पुर्तगीज मैन थे वो आते हैं, फिर धीरे धीरे अपने वॉयजेस, और फिर वो धीरे धीरे वॉयजेस वगैरह के साथ, और फिर वो भारत में रुकना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। और और उनको इनक्रेज करा जाता है कि वो अपनी लोकल वाइब्स वगैरह बनाएं, जिससे कि वो भारत में ही रह सकें एक तरीके से। गोवा और जो ये जो प्रोविंस थी नॉर्थ की, उन्होंने इस्टेब्लिश करा देमसेल्व एज अ विलेज लैंड लॉर्ड्स, और उनको बिल्ड करें न्यू रोड्स, इरिगेशन वर्क करें, इंट्रोड्यूस करा न्यू क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, कैश्यू नट, बेटर प्लांटेशन वेराइटीज़, अलग अलग चीज़ों की, कोकोनट की, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से उन्होंने करी। और मतलब कोकोनट तो इसलिए करा जिससे कि वो अपनी जो एक नीड थी कोई रिगिंग की और कोर्डेज की उसको पूरा कर सकें। और जो सिटीज़ थी उनको सेटल वगैरह करा गया आर्टिशन वगैरह के थ्रू, मास्टर क्राफ्ट मैन वगैरह लाए गए, मतलब ठीक ठाक इन्होंने चीज़ें भी करी हैं, ऐसा नहीं है। भारत में उसको थोड़ा सा डेवलप मतलब लुभाने की भी कोशिश करी कि हाँ चलो लोग देखेंगे तो थोड़ा सा सोचेंगे कि हाँ भाई ठीक ठाक ये सब। उसके बाद आता है निनोदी गुना, जो कि एज्यूम करते हैं ऑफिस, यानी कि अब इनके बाद आएंगे निनोदी गुना, जो कि भारत में आते हैं लगभग नवंबर 1529 में, और लगभग एक साल बाद ये शिफ्ट कर देते हैं हेडक्वार्टर पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट का इंडिया में, कोचिन से गोवा की तरफ। और जो बहादुर शाह थे गुजरात के, उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है मुग़ल एम्परर हुमायूं के साथ भी, तो ये सिक्योर्ड करते हैं हेल्प, इनकी हेल्प लेते हैं किससे, पोर्तुगीज़ से। इनके जो बहादुर शाह थे गुजरात के, जब इनकी लड़ाई होती है हुमायूं से तो ये हेल्प लेते हैं उससे, ओके। और इन्होंने प्रॉमिस भी करा था कि ये जो बेस है दीव में, ठीक, मतलब कुल मिला के कि हाँ आप हेल्प करो तो हम आपको दमन दीव में अपना वो दे देंगे बेस वगैरह। तो एक तो ऑब्वियसली बात है जब सामने वाला हेल्प कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ही होना। तो वही वाली चीज़। तो ये जो बहादुर शाह थे, इनका जो रिलेशन थे पोर्तुगीज़ के साथ वो एक मतलब अगर ऐसे देखें तो ये जो हुमायूं है, हुमायूं पूरी तरीके से विड्रॉ कर देते हैं लगभग 1536 में गुजरात से, ठीक। अब जो रिलेशन रहेंगे वो किसके साथ हैं, अब वो पोर्तुगीज़ और बहादुर शाह के साथ है, मतलब अगर आप देखेंगे तो, ठीक। जो इनहेबिटेंट थे किसके, जो टाउन के, वो स्टार्ट करने लगते हैं फाइटिंग करना पोर्तुगीज़ वगैरह के साथ, बहादुर शाह के साथ, ठीक। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो जो पोर्टुगीज़ जो स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे नेगोशिएशन करना, ठीक, जिसके अंदर में रूलर ऑफ जो गुजरात थे उनको इनवाइट करा गया था पोर्टुगीज शिप, मतलब इनवाइट करा गया टू अ पोर्टुगीज शिप एंड किल्ड इन 1537, उनको मार ही दिया जाता भाई बाद में। और जो कुन्हा था उसने अटेम्प्ट करा था कि वो इंक्रीज़ करे पोर्तुगीज़ का इन्फ्लुएंस बंगाल में, सेटल करके काफ़ी सारे पोर्तुगीज़ नेशनल्स को हुगली और अलग अलग हेडक्वार्टर्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फेवरेबल कंडीशंस क्या थी कि जो पोर्तुगीज़ यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा पावरफुल ओवरफुल हुए भारत के अंदर में, एक्सेप्टिंग गुजरात जो कि रूल करा जा रहा था पावरफुल महमूद बेगरा या बेगादा 1458 से 1511 तक, जो ये नॉर्थन पार्ट है वो डिवाइडेड था छोटी मोटी पावर्स थी। और जो डेक्कन में जो ये बहामनी किंगडम था वो भी स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइडेड था। ऑब्वियसली बात है छोटे छोटे किंगडम में रहेगा यार कोई भी चीज़ डिवाइडेड, तो उनके बीच में यूनिटी कम देखने को मिलेगी, हर एक कोई अपना चाहता है कि अरे मैं बलवान बन जाऊँ, मैं बलवान बन जाऊँ, ठीक। तो इसकी वजह से वो लोग फ़ायदा उठाए तो मस्त तरीके से रूल भी करके जाएंगे, क्योंकि जब आप यूनाइट ही नहीं रहेंगे, छोटे छोटे गुटों में बटे रहेंगे तो कैसे होगा, ओके। और ये लोग अपनी डेवलप भी नहीं करते थे इस हिसाब से नेवी वगैरह, क्योंकि जब लोग आने स्टार्ट हो गई थी तो अपने आप को नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाना उड़ाना भी चाहिए था, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी तो इन लोगों ने फ़ायदा उठाकर अपने वर्चस्व को फैलाया और अपने आप इन्होंने रूल करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका फ़ायदा तो कोई ना कोई उठाएगा ही। तो पोर्तुगीज स्टेट देखते हैं कि जो जनरल टेंडेंसी थी, ये जो जनरल टेंडेंसी थी कि अंडर एस्टिमेट करा पोर्तुगीज़ को भारत में, अगर उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से लेते चीज़ों को तो शायद ये चीज़ें और आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है, क्या ही कर सकते हैं।
हाउएवर जो ये एस्टाडो जो पोर्तुगीज द इंडिया यानी कि स्टेट ऑफ द पोर्तुगीज इंडिया, वो एक लार्जर एलिमेंट था भारतीय हिस्ट्री में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, सबसे पहले यही एक तरीके से आए तो ये तो इम्पोर्टेंट रोल बहुत तगड़े से करते हैं। काफ़ी सारी पावर्स भी अपनाई। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग वास्को डी गामा से हुआ। ठीक है, और लास्ट आपको पता है भारत आज़ाद होने के बाद तक इनका चला वर्चस्व, ठीक ठाक गोवा के अंदर में रहे थे। पोर्तुगीज़ ने लगभग काफ़ी सारे कोस्ट वगैरह भी अपने अंडर में करे, और ठीक ठाक इन्होंने पोर्ट भी बिल्ड करे, और ठीक ठाक इन्होंने ट्रेड भी करा। ओके, अगर आप देखेंगे अपने किलाबंदी वगैरह भी करा, फोर्ट्रेसेस भी करा, ट्रेडिंग पोस्ट जितनी भी थी मैंगलोर, कैन्नौर, कोचिन, कैलिकत, वो भी इन्होंने ठीक करे। इसके अलावा इनका अगर आप देखेंगे तो इनकी पावर आपको एक कंसोलिडेटेड भी नहीं दिखने को मिली, कुछ थोड़ी बहुत जगह, बट हाँ इन्होंने अपना जो वर्चस्व था और ये जो एक इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरीके से करा लोकल रूलर्स पे, ऐसा नहीं है कि नहीं करा। और पुर्तगीज़ ने इस्टेब्लिश करा अपना फर्दर मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट ईस्ट कोस्ट पे भी। सैंथोन जो कि कहाँ पे है, चेन्नई में, वहाँ पे इन्होंने बनाया। उसके बाद नागापट्टिनम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे बनाया इन्होंने अपना पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट। और लगभग 16th सेंचुरी के एंड आते आते तो एक वेल्थी सेटलमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हुगली वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। और जो एनवॉय और जो ये एम्बेसडर्स थे वो एक्सचेंज होते हैं गोवा एंड जितने भी बड़े बड़े रजवाड़े थे उनके बीच में, और जो ट्रेटीज़ थी वो भी साइन हुई, जस्ट लाइक जैसे गोवा एंड डेक्कन के बीच में हुई थी 1570 में हुई थी। ठीक, ओके, तो इसको देख लेना थोड़ा बहुत। और जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने एक हमेशा रोल प्ले करा एक सक्सेसिव बैटल्स में, एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने में, जस्ट लाइक जैसे विजयनगर और डेक्कन के जो सुल्तान थे उनके बीच में, और जो टेकनियंस थे और मुगल्स थे उनके बीच में, या मुगल्स या मराठास थे। तो कोशिश करी और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा बैलेंस ऑफ पावर को अच्छे से लेके चलने के लिए। ये इन लड़ाइयों से थोड़ा बहुत आपको मालूम हो जाता है, और बाकी इन डिटेल में तो आगे भी मिलेगा हमको। इंटरेस्टिंगली ये जो पुर्तगीज़ थे ये पहले यूरोपियंस थे जो कि भारत में आए थे, और इन्होंने, और ये सबसे लास्ट थे जो कि भारत को छोड़ के, पहले भी यही और सबसे लास्ट भी यही। लगभग 1961 में ये इन्होंने गोवा को रिलीज़ करा था, और दमन एंड दीव को। ठीक, पुर्तगीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था भारत के अंदर में, जो ये हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो कि वॉइसरॉय होते थे, जो कि सर्व करते थे लगभग 3 साल, और फिर बाद में कोई और आता रहता था हर 3 साल में, ऐसे आप समझ लो। फिर बाद में आते हैं वेडोर द फजेंडा करके, जो कि रेस्पॉन्सिबल करते हैं एक रिवेन्यूज़ वगैरह के लिए रहते हैं ये। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। और जो फोर्ट्रेसेस थे जो कि अफ्रीका से चाइना तक, वो इनके कैप्टन्स के अंडर में रहते थे, और काफ़ी सारे फैक्टर्स के थ्रू असिस्ट करे जाते थे। वो इंक्रीज कर दी जाती थी उनकी पावर भी कि किस तरीके से, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, या कितनी पावर चाहिए, वो तो चलो ऑब्वियसली बात है, वो लोकेशन टू लोकेशन इस तरीके से डिपेंड ही करेगा। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी पुर्तगीज़ की, जो मूर्स थे वो एक बिटर एनिमीज थे पुर्तगीज़ के नॉर्थ अफ्रीका में, और इसी तरीके से अरब्स भी, और जो ये अराइव करते हैं ईस्ट में, तो पुर्तगीज़ अपने साथ क्या लेके जाते हैं, मतलब बेसिकली मतलब जील, सेम जील, और ये प्रमोट करते हैं क्रिश्चियनिटी को। ठीक, मतलब बेसिकली ये अपना ही चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को। और काफ़ी सारी चीज़ें जो रिलीजन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट में हो जाती है ना, तो यहाँ पे ये अपने को प्रमोट करे तो सामने वाला दूसरा अपने को करेगा, तो कई बार ये छोटी मोटी जंग और लड़ाइयों का कारण भी बन जाता होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी हजारों लड़ाई तो ऐसी हैं जो कि हम कभी किताबों में पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सबको नहीं पता ना कब कैसे क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक, लेकिन इसके अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी सितंबर 1579 में एक मतलब जो ये अकबर थे ये फॉरवर्ड करते हैं एक लेटर अथॉरिटीज़ को गोवा की, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेंड करें दो जो कि जो ये प्रीस्ट हैं जो कि कुछ सीखे हुए हैं इस तरीके से, उन सबको टू लर्न प्रीस्ट। और ये जो चर्च अथॉरिटीज़ थी गोवा में वो ईगरली एक्सेप्ट करती हैं इनविटेशन का। ओके, और ये देखती हैं इस चांस को ऐसे कि ये जो एम्परर है वो क्रिश्चियनिटी में बदल सकता है। ठीक, मतलब ये सोच रहे थे कि जो अकबर है वो क्रिश्चियन बन जाएगा। ठीक, तो जीसस फादर जो कि रोडोल्फो एक्वेविवा एंड एंटोनियो मोनेसर्टी थे, वो सेलेक्ट करे जाते हैं इस पर्पस के लिए,
और जब ये पहुंचते हैं फतेहपुर सीकरी 28 फरवरी 1580 में, तो रिसीव करते हैं ऑनर एक। तो जो ये एक्वाविवा और जो ये मोनीसेरेट थे वो बाद में वापस आते हैं 1583 में। ठीक, बिलेइंग द होप्स कि ये जो पुर्तगीज थे वो एंटरटेन करेंगे अकबर का कन्वर्जन क्रिश्चियन फेथ में, लेकिन जो सेकंड मिशन था इसी तरीके दोबारा बुलाया गया अकबर के द्वारा। मतलब उस टाइम पे चीज़ें सही नहीं हो पाई तो फिर दोबारा बुलाया 1590 में, और ये एंड होता है विद द सिमिलर नोट 1592 में। फिर तीसरा मिशन भेजा जाता है जो कि बुलाया जाता है अकबर के द्वारा, पहुंचता है 1595 में, कहाँ, लाहौर। ठीक, लेकिन जिसको ये सोच रहे थे वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। और बाद में जो फादर जो कि जेरोम जेवियर एंड इमैनुअल पेनहेरियो, इनको लीडर्स बनाया जाता है इस मिशन को। और ओके, कि चलो अभी ये करेंगे शायद अकबर को ट्रांसलेट। बाद में अगर आप देखेंगे जो, तो ये प्रिंस सलीम है ऑन असेंडिंग द थ्रोन एज जहांगीर assuaged the Muslims by neglecting the Jesus fathers. Gradually, however, his temporary arrangement from the Jesus ended, and in 1606 he renewed his favor to them. Okay, मतलब बेसिकली इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि बार बार वही चाह रहे थे एक दूसरे को कि हाँ ये इसमें आ जाएं, ये इसमें चले जाएं। ठीक, तो इतना तो कुछ मुझे खास इसमें लग नहीं रहा है। ओके बाद में देखते हैं कि पुर्तगीज जो थे वो हार क्यों गए थे। लूज फेवर विद द मुगल, तो 1660 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आना स्टार्ट कर देते हैं हेक्टर शिप से। वो पहुंचते हैं सूरत के अंदर में, और ये लेटर ले लेते हैं। किससे लेटर लेके आते हैं? जेम्स वन जो कि किंग थे इंग्लैंड के, उससे ही लेके आते हैं। मुगल कोर्ट जहांगीर में जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिजनेस करने दें इसमें। तो जो फादर पिनहेरियो थे और जो पुर्तगीज अथॉरिटी थी वो अपना बेस्ट देती हैं कि वो प्रिवेंट करें हॉकिंस को मुगल कोर्ट में पहुंचने से, लेकिन वो सक्सीड नहीं होते हैं। जहांगीर एक्सेप्ट कर लेते हैं जितने भी गिफ्ट वगैरह होते हैं हॉकिंस के, और बाद में ये हॉकिंस को एक अच्छे तरीके से स्वागत वगैरह करते हैं, और फिर बाद में इसको एक तरीके से लेटर भी मिल जाता है, परमिशन भी मिल ही जाती है। जहांगीर अपॉइंट करते हैं इसको एज अ मनसबदार, हॉकिंस को 400 एज अ मनसबदार ऑफ 400, और कितने की सैलरी पे? 30,000। हालांकि इसने वो सैलरी कभी रिसीव नहीं करी। हॉकिंस जो कि मैरी करते हैं डॉटर से भी, किसकी? एक अमेरिकन क्रिश्चियन की जिसका नाम था मुबारक शाह या मुबारिक केक शाह, आर्मेनियन क्रिश्चियन थी ये। जो ग्रांट थी ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ की वो इंग्लिश को दी जाती हैं, और जो ये ऑफेंड हो जाते हैं फिर पोर्तुगीज़। ऑब्वियसली बात है, किसी एक को ज़्यादा तवज्जो दोगे तो दूसरा परेशान हो जाएगा। काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई पुर्तगीज़ और मुग़ल एम्परर के बीच में भी। पुर्तगीज़ ने स्टॉप कर दिया था इंग्लिश शिप का एंटर होना, कहाँ? सूरत के पोर्ट पे। और फिर एक जो हॉकिंस थे वो लेफ्ट कर देते हैं मुग़ल कोर्ट को 1611 में, अनेबल टू काउंटर द पोर्तगीज़ और चेक द वैसिलिटेटिंग मुग़ल पॉलिसीज़। मतलब वही है कि यार ये सीधा आके अटैक अटैक भी नहीं करना चाहते थे कि हाँ भाई क्यों अटैक करा जाए। ठीक, तो 1612 में क्या होता है, ये जो इंग्लिश शिप था ड्रैगन अंडर कैप्टन वेस्ट, और ये छोटे मोटे और शिप के साथ जस्ट लाइक जैसे ओशिएंडर, ये सक्सेसफुली लड़ाई करते हैं पोर्तुगीज फ्लीट के साथ। जहांगीर जो कि जिसके पास कोई भी एक नेवी बर्थ नहीं थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करते हैं इंग्लिश से। ठीक, उनकी सक्सेस को देख के, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं कि अरे इस तरीके की चीज़ें भी हैं, हम किन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, ऐसा समझ लो। चलो, पोर्तुगीज़ जो है वो एक्ट ऑफ पायरेसी लेकर आते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है इंपीरियल मुग़ल गवर्नमेंट के बीच में। 1613 में जो ये पोर्तुगीज़ ऑफेंड मतलब करते हैं जहांगीर को, वो कैप्चर कर लेते हैं मुग़ल शिप्स को और इम्प्रिजन करते हैं काफ़ी सारे मुस्लिम्स को, और फिर उनके काफ़ी सारे छोटे मोटे शिप को, कार्गोज़ वगैरह को। ठीक, जहांगीर ऑर्डर करते हैं मुबारक शाह को, जो कि इंचार्ज हुआ करते थे उस समय पे सूरत के, कि वो ऑब्टेन करें कुछ कंपेंसेशन वगैरह। ठीक,
लेकिन इस समय पे जो ये रीजन चल रहा था वो शाहजहाँ का आ गया था, और एडवांटेजेस थे पुर्तगीज़ को इससे, ठीक, काफ़ी ज़्यादा। ओके, चलिए। कैप्चर ऑफ हुगली, अभी कितना पढ़ा है ये? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 35 मिनट का ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, और स्पेक्ट्रम को पूरा कंप्लीट करेंगे। इफ़ अगर आप लोगों को सजेशन हो तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और थोड़ा सा हल्की सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से थोड़ा बीच में आप लोगों को इशू देखने को मिला होगा। बाकी करते हैं हमारे चैप्टर को कंप्लीट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।